Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. So welcome to the new lecture of measurements, first chapter of class 11th. तो इस लेक्चर में आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट के लास्ट 3 न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने लगे हैं। ठीक है जी। और इससे पहले हमने जितने भी न्यूमेरिकल्स थे उसकी वीडियो जब वो बन की हैं और उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर उन वीडियोस को लाजमी देखिएगा ताकि आप बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं इससे पहले वो आप कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट टू द लेक्चर। तो आज का जो लेक्चर है वो है न्यूमेरिकल नंबर 8, 9 और 10। ओके, तो न्यूमेरिकल नंबर 8 है द स्पीड v of sound waves through a medium may be assumed to depend on a the density rho of the medium and b its modulus of elasticity e which is the ratio of stress to strain। क्वेश्चन ये है कि जो स्पीड ऑफ साउंड वेव्स है कहता है वो डिपेंड करती है किस मीडियम की डेंसिटी पर और उस मीडियम की जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उस पर डिपेंड करती है। डिड्यूस बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस द फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है जी। डायमेंशनल मेथड इस्तेमाल करते हुए हमने स्पीड ऑफ साउंड जो है, ठीक है, उसका जो फार्मूला है वो डिड्यूस करना है, ड्राइव करना है। ओके, तो डायमेंशनल एनालिसिस का जो मेथड होता है उसमें उसकी मदद से हम जब वो किसी भी जो फार्मूला है वो हम ड्राइव कर सकते हैं अगर हमें पता हो कि वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब देखें, इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जो स्पीड ऑफ साउंड वेव्स है वो डिपेंड कर रही है 2 फैक्टर्स के ऊपर, डेंसिटी के ऊपर और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर। अब इन्हीं दोनों फैक्टर्स को यूज करते हुए हम स्पीड ऑफ साउंड वेव्स का जो फार्मूला है वो ड्राइव करने लगे हैं। ओके, अब देखें जी, यहां पर जो हमें गिवन डाटा वो ये है कि स्पीड ऑफ साउंड है वो मीडियम की डेंसिटी और इलास्टिसिटी ई पर डिपेंड करती है और फार्मूला हमने बनाना है साउंड का, स्पीड ऑफ साउंड का, वी का। ओके, तो अब यहां पर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डिपेंड कर रही है डेंसिटी और ई पर। पहले हम इस चीज को लिख लेते हैं। सो v डिपेंड्स अपॉन रो, सो इट मे बी रिटन एज v प्रोपोर्शनल टू रो। ठीक है। उसके बाद जो v है, स्पीड ऑफ साउंड है, वो डिपेंड करती है e पर, तो लिहाजा इसको भी हम प्रोपोर्शनल के सिंबल में लिख लेंगे। अब किसी फॉर्मूले के अंदर जो कोई भी जो क्वांटिटी होती है उसकी कुछ ना कुछ पावर हो सकती है, कुछ ना कुछ डायमेंशंस हो सकती हैं। इसी तरह यहाँ पर रो और ई की भी कुछ ना कुछ डायमेंशन हो सकती हैं। अब हमें नहीं पता कि कितनी डायमेंशंस हैं, तो इसलिए उसको हम खुद से लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट कर लेते हैं कि इसकी ए जो रो है इसकी डायमेंशन फर्ज करें ए है और जो ई है इसकी डायमेंशन हमारे पास लेट से बी है। ठीक हो गया जी। अब इन दोनों को इक्वेट करते हैं, दोनों रिलेशंस को हम कंबाइन करते हैं। सो V इज प्रोपोर्शनल टू रो ए मल्टीप्लाई बाय ई बी। ठीक हो गया। इस साइन को खत्म करते हैं तो इसको मजीद फॉर्म में लिखते हैं V इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इंटू रो ए इंटू ई बी। यहां तक क्लियर हो गया। तो अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने उस फार्मूले को फॉर्मुलेट किया है, फॉर्मेट बनाया है उस फार्मूले का, ताकि हमें पता चल सके कि v जो है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रही है और वो किस तरह आपस में पड़े हुए हैं। ठीक है जी। ओके, तो v बराबर है कांस्टेंट इंटू रो इंटू ई। अब हमने क्या करना है, अब हमने डायमेंशनल एनालिसिस वाला जो मेथड है वो हमने यूज करना है। मतलब कि इस इक्वेशन में आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड पे जो वेरिएबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनकी आपने डायमेंशंस को बनाना है। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला आपने बनाना है। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास वेलोसिटी v है। ठीक है, इसकी डायमेंशन हम बनाते हैं डायमेंशंस ऑफ v। डायमेंशन ऑफ v कैसे बनाएंगे, तो v की जो डायमेंशन हमारे पास होंगी, v का आपको ने बताया था कि डायमेंशंस बनाने के लिए, डायमेंशनल फार्मूला बनाने के लिए आपको
यूनिट का पता होना चाहिए। अगर आपको यूनिट पता है तो आप बड़ी आसानी से उसका डायमेंशनल फार्मूला बना सकते हैं। तो v का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, तो मीटर लेंथ का यूनिट है, सेकंड टाइम का यूनिट है, तो इसकी डायमेंशन फार्मूला बन जाएगा LT-1। तो ये हमारे पास आ जाएगा LT-1। सो ये हमारे पास आ गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। उसके बाद रो की डायमेंशन बनाते हैं। तो रो का डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास क्या होगा, इसका यूनिट आपको पता होना चाहिए। यूनिट हमारे पास क्या होता है, यूनिट होता है हमारे पास किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये इसका यूनिट है। इसका यूनिट से डायमेंशन बड़ी आसानी से बन जाएगी। हमारे पास आ जाएगा m, ठीक है जी। किलोग्राम मैस का यूनिट है, लिहाजा m आ गया। मीटर लेंथ का यूनिट है, तो लिहाजा यहां पर l आ जाएगा, तो L⁻⁻3। तो ये डायमेंशन फार्मूला आ गया किसका, रो का। अब ऊपर इसकी डायमेंशन a है, तो लिहाजा हम इसकी डायमेंशन a लिख देंगे और यहां पर भी a लिख देंगे। ओके जी। उसके बाद E, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसकी डायमेंशनल फार्मूला बनाते हैं। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, स्टेटमेंट के अंदर गिवन है कि इट इज अ रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान ये रेशियो है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन, अब जो स्ट्रेन है ये तो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। स्ट्रेन का जो फार्मूला होता है, अगर हम लेंथ वाली स्ट्रेन की बात करें, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेन की बात करें, तो स्ट्रेन हमारे पास होती है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ का यूनिट मीटर, लेंथ का यूनिट मीटर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो लिहाजा जो स्ट्रेन है उसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। स्ट्रेस की बात करते हैं, तो स्ट्रेस का जो फार्मूला होता है हमारे पास वो होता है फोर्स ओवर एरिया, ठीक है, फोर्स ओवर एरिया। तो लिहाजा इससे हम इसका बनाते हैं पहले यूनिट। और अच्छा, नीचे हमारे पास क्या, स्ट्रेन। तो स्ट्रेन तो इसका कोई यूनिट नहीं है, तो लिहाजा इसको हम नीचे ना भी लिखे तो मसला कोई नहीं, इसका यूनिट नहीं है। सिर्फ स्ट्रेस का यूनिट है एफ, स्ट्रेस का फार्मूला है F/A। अगर इसका फार्मूला है तो इसका यूनिट भी बन सकता होगा, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, तो 1 न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू पर मीटर स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर और पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। m और m⁻², तो ये आ जाएगा m-1। तो ये डायमेंशन इसकी यहां से बन जाएगी। तो किलोग्राम मैस में चेंज हो जाएगा, मीटर लेंथ में, सेकंड्स टाइम में। तो ये हमारे पास आ जाएगा mL-1 T-2, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा डायमेंशन फार्मूला ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब इसकी डायमेंशन b है, तो लिहाजा हम इसकी b यहां पर लिख देंगे। यहां तक क्लियर हो गया। ओके जी। अब हमने राइट और लेफ्ट दोनों वेरिएबल्स जो है उसकी हमने डायमेंशन फार्मूला बना लिए। अब ये सारे डायमेंशन फार्मूला हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। इसको अब इक्वेशन नंबर 1 कह दें। सो पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो 1 में पुट किया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, v की जगह पर आ जाएगा LT-1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, रो की जगह पर आ जाएगा mL-3 और E की जगह पर आ जाएगा mL-1 T-2, ठीक है जी। और इनकी ऊपर पावर्स भी हैं, A इसकी पावर है और B इसकी पावर है। ओके जी। अब हमने दोनों तरफ क्या करना है, दोनों तरफ हमने जो डायमेंशंस हैं, मतलब L, T और M की जो डायमेंशन हैं राइट और लेफ्ट पर, उसको हमने कंपेयर करना है, ठीक है, ताकि हम A और B की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकें। क्योंकि हमने A और B खुद से लेट किए हैं, तो मैथमेटिक्स का रूल होता है कि जो चीज आप लेट करो बाद में उसकी वैल्यू को आपको मालूम करना पड़ता है। तो अब हम लेट तो कर चुके हैं, अब हम इसकी वैल्यूज को भी फाइंड आउट कर लेंगे।
वो जो वैल्यूज आएंगी वो वापस हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास v का फार्मूला बन जाएगा। तो अब हमने बेसिकली जो काम करना है सारा वो a और b की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए करना है। तो a और b की वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस फार्मूले में जो m l t है उनकी डायमेंशंस को कंपेयर करते हैं। ओके, सो कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑफ l m t, comparing dimensions of L, M, T on both sides। ओके, लेफ्ट हैंड साइड पे पहले M की डायमेंशन देखते हैं। M यहां पर है नहीं है, तो अगर M यहां पर नहीं है तो उसकी डायमेंशन क्या ली जाएगी, 0 इज इक्वल्स टू, ठीक है, जो भी यहाँ पे फैक्टर नहीं होगा, जैसे यहाँ पे L और T है, यहाँ पे M नहीं है, ठीक है, तो उस M बेसिकली है यहाँ पर, लेकिन उसकी पावर 0 है, ठीक है। यहाँ पर M 7 इसके है, लेकिन वो क्यों नहीं लिखा जा रहा है, क्योंकि उसकी पावर 0 है, एंड समथिंग पावर 0 हो तो आंसर क्या होता है, 1 होता है। इसलिए यहाँ पर M हम यहाँ पे लिख नहीं रहे, एक्चुअल यहाँ पर है। अगर हम इसको मजीद ओपन करके लिखना चाहें तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, M पावर 0, ठीक है जी। तो इसकी डायमेंशन फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आया। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे m की पावर 0 है और राइट हैंड साइड पे m की पावर a और m की पावर b। तो दोनों m की पावर अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, तो दोनों अगर m की पावर लिखना चाहूं तो हमारे पास हो जाएगा a प्लस b। इज इट क्लियर, ठीक है ना। देखो ना, m की पावर a है, m की पावर a है मल्टीप्लाई बाय m की पावर b है, तो यहाँ पे मैं कैसे इसको लिख सकता हूं, m की पावर a प्लस b, ठीक हो गया। ओके, तो यहाँ पर m की पावर 0 और राइट हैंड साइड पे m की पावर a प्लस b हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। ओके, अब l की देखें, l की पावर यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे l की पावर -3 होल पावर a, तो l की पावर कितनी हो जाएगी, -3a, और यहाँ पर l की पावर कितनी है, -1 और होल पावर b, तो यहाँ पर l की पावर होगी -b, तो यहां से आएगा -3a, यहाँ पे आएगा -b, तो कंबाइन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो कंबाइन होकर हो जाएगा -3a और -b। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कह दें। उसके बाद t की डायमेंशन राइट लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास है -1 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पर, यहाँ पे तो t नहीं है, यहाँ पे t है, तो यहाँ पे t है जो -2 और इंटू b, तो t की पावर है -2b, -2b। ओके जी, अब चूंकि हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस इक्वेशन से डायरेक्ट b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, -1 से कैंसिल हुआ, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2। तो ये हमारे पास आ गई b की वैल्यू, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब a की वैल्यू हमने निकालनी है, तो a की वैल्यू के लिए ये जो b की वैल्यू है, चाहे आप 2 में पुट कर दें या आप 3 में पुट कर दें, तो हमारे पास जो है वो b की वैल्यू आ जाएगी। सो मैं इसको पुट कर देता हूं जी इक्वेशन नंबर 2 में। सो पुट इन 2, इसको 2 में पुट किया, तो 2 में पुट करने से हमारे पास क्या आएगा, 0, ठीक है जी, हाँ ठीक है, 0 इज इक्वल्स टू a प्लस b, तो b की जगह पर क्या आ जाएगा 1/2, मतलब a प्लस 1/2, तो यहां से a की वैल्यू क्या आएगी, a बराबर है -1/2, तो ये हमारे पास आ गई a की वैल्यू, ठीक हो गया। अब ये a की वैल्यू और b की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। सो पुट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 कैसी बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 कुछ ऐसे बन जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 है v इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। अब कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशन तो नहीं होती, ठीक है, इसलिए हम इसको बार बार नहीं लिखेंगे, तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इसकी डायमेंशन नहीं है। तो रो और a की जगह पर क्या आ जाएगा, a की जगह पर आएगा -1/2, ठीक है जी, -1/2। उसके बाद
ई है, ये हमारे पास आ गया ई की पावर बी है, बी की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2। अब इसकी पावर -1/2 है, इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर को प्लस करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, और दोनों की पावर 1/2 है, तो 1/2 स्क्वायर रूट के बराबर होता है, जेजर के बराबर होता है। तो लिहाजा हम इसको क्या करेंगे, v इज इक्वल्स टू ई की पावर 1/2 ओवर ये रो नीचे आ गया, इसकी पावर 1/2। तो दोनों की पावर 1/2 है, तो लिहाजा हम इसको एक ही पावर में लिख सकते हैं 1/2। अब इसको जेजर की फॉर्म में लिखना है तो लिख सकते हैं, तो v इज इक्वल्स टू ई ओवर रो अंडर रूट। सो यही हमने फॉर्मूला डिड्यूस करना था कि जो स्पीड ऑफ साउंड वेव्स है उसका फॉर्मूला डिड्यूस करें, तो ये होता है जी स्पीड ऑफ साउंड वेव्स का फॉर्मूला। नंबर 9 है कि आपको एक इक्वेशन दी हुई है, आइंस्टाइन इक्वेशन। इसको आपने प्रूफ करना है कि ये इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। ठीक है जी, ओके स्टार्ट करते हैं। सो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं मतलब इसकी होमोजेनिटी चेक करनी है। तो किसी भी इक्वेशन की होमोजेनिटी अगर आपने चेक करनी है तो हम डायमेंशनल मेथड यूज करते हैं। उसमें हम क्या देखते हैं कि उस इक्वेशन की लेफ्ट और राइट साइड की अगर डायमेंशन जो है वो एक जैसी आ जाती हैं तो हम कहते हैं कि ये इक्वेशन जो है वो करेक्ट है, अदरवाइज वो रॉन्ग होगी। तो यही हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है E इक्वल्स टू mc²। इसको हमने चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस को फाइंड आउट करेंगे। अगर दोनों सेम आ गई तो हम कह देंगे ये इक्वेशन ठीक है। ओके, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ओके। अब हम लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन अलग से बना लेते हैं, राइट हैंड साइड की डायमेंशन अलग से बना लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है E, दैट इज एनर्जी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, एनर्जी है। अब इस एनर्जी की जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, इसको आप बहुत सारी रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एनर्जी की डायमेंशन फाइंड करने के लिए आप कौन सा फार्मूला या यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं। यूनिट तो सबका तकरीबन सेम ही रहता है, ठीक है ना, जूल। तो एनर्जी का जो यूनिट होता है हमारे पास वो क्या होता है, जूल होता है। और 1 जूल किसके बराबर होता है, तो 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू मीटर के बराबर होता है। ठीक है, 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, वर्क के फार्मूले से। ठीक है ना, तो अगर आपने यहां से नहीं निकालना, यहां से मतलब अगर आप ये पसंद नहीं है तो आप इसको काइनेटिक एनर्जी के लिहाज से आप बता सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है 12 mv²। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। तो काइनेटिक एनर्जी है तो एनर्जी, इसका यूनिट क्या रहेगा, इसका यूनिट भी जूल रहेगा। ठीक है, या आप पोटेंशियल एनर्जी से आप निकाल सकते हैं mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी है, इसका यूनिट भी क्या होगा, जूल होगा। मतलब इनमें से कोई भी फार्मूला इस्तेमाल करके उसकी डायमेंशनल फार्मूला बना सकते हैं। ठीक हो गया, ओके। तो ये पहला है, ये वर्क के लिहाज से है। वर्क का जो यूनिट होता है हमारे पास न्यूटन मीटर बराबर होता है जूल के। ओके, तो यहां से न्यूटन किसके बराबर होगा, वो होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये डायमेंशन आ जाएगी किसकी, एनर्जी की। तो ये लिखते हैं यहां पर। तो हमारे पास क्या है, मैस, उसके बाद लेंथ इसका स्क्वायर और टाइम इसका, ये हमारे पास आ जाएगी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी का। ठीक हो गया यहां तक। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये डायमेंशन राइट हैंड साइड पे mc² की बनती है। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड में हमारे पास है मैस मल्टीप्लाई बाय c है, स्पीड है। ठीक है ना, लाइट की स्पीड ही है। तो ये हमारे पास क्या है, स्पीड, और इसका स्क्वायर है।
मास की डायमेंशन क्या होती है? मास की डायमेंशन हमारे पास होती है m, ठीक है। स्पीड की डायमेंशन क्या होती है? स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, LT-1। तो ये आ जाएगा LT-1 और ऊपर स्क्वायर है तो लिहाजा इसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसको आप लिखते हैं m L² T-2, ठीक है जी। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन जो है वो एक जैसी आ गई है। तो हेंस it is proved that E is equals to mc square is dimensionally करेक्ट, ठीक है जी। यही चीज हमने प्रूफ करनी थी। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 10 पे चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 10 में आपको कहा गया है कि आपके पास एक पार्टिकल है जो कि सर्कल मोशन कर रहा है और उसका जो एक्सेलरेशन है वो उसका रेडियस पे डिपेंड करता है और स्पीड पे डिपेंड करता है, ठीक है। रेडियस की कुछ पावर Rn पे डिपेंड करता है और स्पीड की पावर Vm पे कुछ डिपेंड करता है। तो बताना ये है कि इसमें जो पावर्स आ रही हैं, मतलब जो डायमेंशंस आ रही हैं n और m, इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ये न्यूमेरिकल नंबर 10 है विच इज लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो अब हम इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। n और m की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो डायमेंशनल मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो फैक्टर्स हमें दिए होते हैं वो फैक्टर जो है वो यहाँ पर एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है जी। मतलब एक्सेलरेशन जो है वो r और v पे डिपेंड कर रहा है। तो जोन सी क्वांटिटी जिन फैक्टर पे डिपेंड कर रही है उसको आप पहले इक्वेशन की फॉर्म में लिख लें, फिर उसके बाद जब हम उसकी जो अननाउंस की जो वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन जो है वो डिपेंड कर रहा है रेडियस पर, उसकी पावर n पर, और एक्सेलरेशन डिपेंड करता है v की पावर m पर, ठीक है। एक पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसका जो एक्सेलरेशन है हम जानते हैं उसकी r और v पर डिपेंड करता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात हो रही है एक्चुअली। तो फिलहाल हम यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रहे कि वो क्या होता है, हम चैप्टर नंबर 5 में जाके पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर उसका जो डायमेंशन है, पावर्स है, वो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। ओके, तो इन दोनों को आप कंबाइन कर दें तो A इज प्रोपोर्शनल टू R पावर n और V पावर m। तो इसको, इस अलामत को खत्म किया तो हमारे पास आ गया A इज इक्वल टू सम कांस्टेंट और R पावर n और V पावर m, ठीक हो गया। इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 कह दें या ना भी कहें तो मसला कोई नहीं। तो हमें मालूम करना है n और m। तो वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें लेफ्ट और राइट साइड पे जो ये एक्सेलरेशन है और r और v, जो इसकी डायमेंशनल फार्मूला बनाना है, ठीक है जी। बिल्कुल सेम जैसे हमने न्यूमेरिकल नंबर 8 में किया था। ओके, तो एक्सेलरेशन की जो डायमेंशनल फार्मूला होता है हमारे पास वो क्या होता है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूं। तो a का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या बन जाएगी हमारे पास, LT-2। तो ये हमारे पास आ गई इसकी डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है, इसको हम नहीं लिखेंगे। R रेडियस है, रेडियस का यूनिट मीटर होता है और मीटर की डायमेंशन L होती है। तो ये आ जाएगा L और इसकी जो पावर है वो हमारे पास n है। V वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो इसकी जो डायमेंशन है हमारे पास वो क्या है, m है। ओके, अब हम कंपेयर करते हैं दोनों साइड पे, लेफ्ट और राइट साइड पे डायमेंशंस को कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने के बाद हम m और n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब देखें लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे m नहीं है तो लिहाजा उसको हम नहीं लिखेंगे।
एल और टी हैं, एल और टी हैं ओनली, तो लिहाजा एल और टी की डायमेंशन लिखी जाएंगी। लेफ्ट साइड पे एल की वैल्यू डायमेंशन हमारे पास 1 है, राइट हैंड साइड पे डायमेंशन इसकी है n और इसकी है m, तो दोनों कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा n प्लस m, ठीक हो गया। ओके, उसके बाद t की डायमेंशन हमारे पास है -2 और इधर हमारे पास है -m, ठीक है, t पर -1 इंटू m, तो -m हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगी हमारे पास m की वैल्यू डायरेक्ट हमारे पास आ गई, m की वैल्यू 2, इसको आप यहां पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू n प्लस 2, सो दिस इंप्लाइज दैट n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -1, तो यही इसने पूछा था कि वैल्यूज फाइंड आउट करो, ठीक है जी। n और m की जो वैल्यूज हैं उसको हमने फाइंड आउट करना था, और ये आ गई m की वैल्यू और ये आ गई n की वैल्यू।